क्लास की आउटलाइन। आज हम जो चीजें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि CSS CMS में जब हम ऐसे लिखते हैं, उस ऐसे में किस तरह से हमें जो है वो प्रॉब्लम सोल्यूशन प्रॉब्लम जो है वो पैराग्राफ लिखना होता है, उनको लिखना कैसे होता है। माइक्स बंद कर दूंगा, स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करेंगे तो ये सेटिंग पर दूर करना है। ओके, तो जी जब हमें पहले स्टेप में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है जी, हमारे पास सोल्यूशन पैराग्राफ क्या होता है, प्रॉब्लम पैराग्राफ क्या होता है, इसको हम किस तरह के एसेस के लिए लिखते हैं, हम इनको देखेंगे। इस तमाम की तमाम तफसील पे बात करने से पहले, इन पे तफसीलन बात करने से पहले हम 1982 के पेपर को भी लेंगे। CSS के 1982 1982 के पेपर को लेंगे। उसमें हम ये जो इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक एक टॉपिक को लेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक जो है किस किस तरह से उसको अटेम्प्ट किया जा सकता है, कौन सा ऐसे आर्ग्यूमेंटेटिव था, एक्सपोजिटरी था, और कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव था, वगैरह वगैरह देखेंगे। इनकी आउटलाइंस बनाने की कोशिश करेंगे, थीसिस स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारी कोशिश होगी थर्ड नंबर पे हम जैसे कि वोकैबुलरी के जो वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इन तमाम चीजों पे बात करने से पहले, और इससे पहले कि मैं इन तमाम चीजों पे बात करूं, मैं जानना चाहूंगा, जब हम ये बात करते हैं, जब हम ये बात कहते हैं कि प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन पैराग्राफ्स या ऐसे जो होते हैं, ये प्रॉब्लम पैराग्राफ से आपके जहन में क्या आता है? एक आसान सा क्वेश्चन, व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉब्लम पैराग्राफ? प्रॉब्लम पैराग्राफ जो है वो होते क्या होता है? CSS PMS में याद रखिएगा, आपको कुछ ऐसे जो है वो ऐसे दिए जाएंगे जिसमें आपको परसुएसिव या आर्गुमेंटेशन का इस्तेमाल करना होता है। याद रखिएगा, CSS के हम जो है वो मुख्तलिफ पेपर्स को अभी एनालिसिस भी करेंगे, वो बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। इन एसेस के अंदर आपको अपने रीडर को कन्विंस करना होता है। तो जहाँ पे आपको अपने रीडर को कन्विंस करना होता है कि वो एक स्पेसिफिक व्यू पॉइंट या एक्शन के ऊपर जो है वो आके मान जाए, उसे हम कहते हैं जनाब कि आपने यहाँ पे आर्गुमेंटेशन का इस्तेमाल किया है और अपने रीडर को कन्विंस किया है। अब ये ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं? आप इन एसेज में जनरली एक मोटी मोटी सी इनकी कुछ निशानियां देखें और फिर हम इसके बाद आगे चलेंगे। द राइटर आइडेंटिफाइज अ प्रॉब्लम और इशू। आपको पाकिस्तान से या ग्लोबली कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई प्रॉब्लम दिया जाता है, आप उसके ऊपर बात करते हो। जब आप उन इश्यूज के ऊपर बात करते हो, उसके बाद आप इस काबिल हो जाते हो कि आप उन पे आर्ग्यूमेंट अपने डेवलप कर सको। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू मेक इट श्योर कि आपको ये पता चल जाए कि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे या परसुएसिव ऐसे होते क्या हैं। ऐसे ऐसे जिनमें आपने अपने रीडर को एक व्यू पॉइंट के ऊपर जो है वो लेके आना है, जिसमें आपने बताना है कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, जो कि एग्जाम्पल्स हैं इनके आर्गुमेंटेटिव एसेस की, और जिसमें हम जो है वो प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन पैराग्राफ को इस्तेमाल करते हैं। तो प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन पैराग्राफ इस तरह के एसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट्स, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्सपेक्टेड ऐसे है। पॉवर्टी एंड इनकम इन इक्वालिटी, हाईली इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस टू हेल्थ केयर, गन वायलेंस, ट्रैफिक कंजेशन इन द अर्बन एरियाज, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। तो ये तमाम के तमाम वो वाले आर्टिकल्स हैं जो कि वो वाले एसेज हैं जो हाईली इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंटेटिव हैं। अपकमिंग PMS के लिए ये एसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये थीम्स हैं कि इनसे रिलेटेड कोई ना कोई ऐसे आपको जरूर आएगा। तो इन एसेस को, आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस को जब भी हमें अटेम्प्ट करना है, हमें प्रॉब्लम सोल्यूशन पैराग्राफ का इस्तेमाल करना है। एक सिंपल सी बात अगर आपको क्लियर है तो आप चैट बॉक्स में सिर्फ क्लियर लिख दीजिए ताकि मैं यहाँ से आगे चल सकूं। ग्रेट। ओके जी, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन पैराग्राफ। देखिए, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन पैराग्राफ होते क्या? कहानी में एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात जो है वो ऐड करते हैं। जैसा कि इसके टाइटल से समझ में आता है कि डेफिनेटली ये किसी न किसी प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। टाइटल देखते ही हमें समझ में आता है।
और हमें ये भी समझ में आता है कि ये एक या एक से ज्यादा सोल्यूशन दे सकते हैं उस प्रॉब्लम के ऊपर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पॉवर्टी इन पाकिस्तान एक ऐसा ऐसे है जिसमें प्रॉब्लम पाई जाती है, साइबर सिक्योरिटी ये प्रॉब्लम है। आपको सीएसएस पीएमएस में लाजमी तौर पर एक ऐसा आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे जरूर दिया जाता है जिसपे आपने प्रॉब्लम सोल्यूशन पैराग्राफ का इस्तेमाल करना है। तो आज आपको ये पता चल जाएगा कि आपने सबसे पहले उसमें उस पैराग्राफ के अंदर लिखते हुए सबसे पहले आप उस ऐसे को जब शुरू करते हैं एक्सप्लेन करेंगे प्रॉब्लम को, पहला स्टेप नोट कर लीजिएगा अपने पास कि जब भी आपने आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस को अटेम्प्ट करना है, पहले स्टेप में आपने जो प्रॉब्लम होगी उसको एक्सप्लेन करना है। मुझे बताइएगा, अगर मेरे पास टॉपिक है द साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, इसमें मैं सबसे पहले किसको एक्सप्लेन करूंगा? मान लीजिए कि हमारे पास जो है वो टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो हमारे पास अभी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हमारे पास टॉपिक है। आप इसमें सबसे पहले किसको एक्सप्लेन करेंगे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स में? सर साइबर, योर वॉइस नॉट रिसीव, मेरी आवाज कैसे आएगी जब तक आप अपना माइक नहीं ज्वाइन करेंगे? आई डोंट नो कि आपको मैं कैसे कहूँ आप अपना माइक ज्वाइन कर लें। ओके, आई कैन टाइप हियर, व्हाट इज नेम? अच्छा अच्छा, इनको लिंक जो है वो भेज दें कि ऑडियो ज्वाइन कैसे करनी होती है, रिप्लाई कर दें तो। अच्छा जी, ओके जी। सो जी, किसके ऊपर बात करेंगे हम? चाहेंगे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। इसमें हम सबसे पहले प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे। जब हम प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे देन जो है वो आप उसके बाद सॉल्यूशंस देने के काबिल हो जाएंगे। कोशिश कीजिएगा, देखिए आज की क्लास अगर आप अटेंड कर लेंगे, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द आर्गुमेंटेटिव एसेस इन योर पेपर। You will not only be able to attempt the argumentative essays, बल्कि आपको पता चल जाएगा what is the method, हमने इसे attempt कैसे करना। Great, मुसद्दिक ने बिल्कुल ठीक लिखा। तो first of all, I will explain what is cyber security। हमें प्रॉब्लम को जो है एक्सप्लेन करना है सबसे पहले, प्रॉब्लम कि हमें ये है क्या, क्यों जो है वो हमें थ्रेट्स जो है वो आ रहे हैं, फिर हम प्रपोज करेंगे वन और मोर सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। तो लेकिन याद रखिएगा कि इस तरह की जब भी आपने प्रॉब्लम सोल्यूशन पैराग्राफ्स लिखने हैं या आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में जाना है, हजूर वहां पे एक पैराग्राफ से बात नहीं बनेगी, एक से ज्यादा पैराग्राफ्स भी लिख सकते हैं। सीएसएस के पेपर में नॉर्मली आप जानते हैं कि 20 से 25 पैराग्राफ आपने लिखने होते हैं। 20 से 25 पैराग्राफ जिसमें हर पैराग्राफ की लेंथ जो है वो कम से कम 5 लाइन है और ज्यादा से ज्यादा 10 होगी और इससे ज्यादा नहीं जाएंगी। और हर पैराग्राफ के अंदर एक टॉपिक सेंटेंस होगा, स्पोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे, स्पोर्टिंग डिटेल्स होंगी और उसके बाद उसका ऑब्वियसली बिल्कुल कंक्लूजन होगा जिसमें आपने पहले पैराग्राफ के एंड पे थीसिस स्टेटमेंट और बाकियों के एंड में आपने कंक्लूड करके ट्रांजिशन को ऐड किया होगा। ये सारी चीजें आई एम श्योर कि आपको पता है। तो जी, ये वो पैराग्राफ्स लिखने का तरीकेकार होगा कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम पे बात करेंगे, फिर सोल्यूशन पे बात करेंगे। मान लीजिए उसने कहा है कि हम कुछ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये प्रॉब्लम सोल्यूशन वाला पैराग्राफ एक ऐसे आपको लिखना पड़ जाता है और अगर आपको लगता है कि आप इस काबिल हैं कि आप लिख सकते हैं, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, सोचने की कोशिश कीजिए। अभी सिर्फ आप सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या आप इनको आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द हाउ इज द फर्स्ट पैराग्राफ डेवलप, व्हाट आर द सपोर्टिंग आइडियाज। पहला पैराग्राफ डेवलप कैसे किया? अगर नहीं पता नोट कर लो, आज हम ये भी सीखेंगे कि पहला पैराग्राफ डेवलप करना कैसे। दूसरा, हाउ डू द स्पोर्टिंग आइडियाज, व्हाट डू द स्पोर्टिंग आइडियाज शोज, वो जाहिर क्या करते हैं, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द सेकंड पैराग्राफ। इन तमाम चीजों को हम देखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए इससे पहले कि हम एक पैराग्राफ पे जाएं, इस पैराग्राफ को देखने की कोशिश करें, हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए कि हमने जब ये कहा कि हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को लिखना है, लेकिन वो लिखेंगे कैसे, यही तो मसला है। ये तो सभी बता देते हैं कि प्रॉब्लम को लिखना है, प्रॉब्लम को लिखना है, लेकिन उस प्रॉब्लम को लिखेंगे कैसे? हम जब लिखते हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि कैसे स्टार्ट करें। राइटिंग अ प्रॉब्लम पैराग्राफ, एक प्रॉब्लम पैराग्राफ तब आप लिख सकते हो, तब आपको पता होना चाहिए पहले तो जब आपको उसका कंटेंट समझ में आता है, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द राइटर इज आस्किंग। The main problem lies when the student they're unable to understand the problem actually. So
राइटर ने क्या पूछा उन्हें नहीं समझ में आता है। जैसे हमारे पास अभी 1982 का जो है वो पेपर है, एंड पे हम देखेंगे कि किस किस में उसने क्या क्या पूछा। बट स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एस्पिरेंट्स क्या करेंगे, दे विल फील अ प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग द टॉपिक कि इसमें है क्या, व्हाट ही इज आस्किंग एक्चुअली। तो जिसमें उसने आपने पहले पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया प्रॉब्लम को, और उसके बाद जो है वो उसके आपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस जो है वो उस इशू के बारे में होना चाहिए जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, और आपकी सपोर्टिंग सेंटेंसेस बताने चाहिए कि ये इशू जिस पे आप बात करना चाह रहे हो ये प्रॉब्लम है क्यों। मान लीजिए कि हम साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स पे बात कर रहे हैं, तो पहला पैराग्राफ जो है वो हमें बताएगा कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है क्या, यानी कि पहले वाली जो है कुछ लाइनों में हम उन्हें बताएंगे। इसका टॉपिक सेंटेंस जो है ये बताएगा कि द साइबर सिक्योरिटी इज अ राइजिंग इशू इन पाकिस्तान। सपोर्टिंग सेंटेंसेस बताएंगे कि ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्यों बना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी इशू आज इशू है और अचानक से ये प्रॉब्लम बन गया एक ही दिन में। तो आप इसकी जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं उन डिटेल्स में क्रोनोलॉजिकली नहीं, लेकिन आपकी सपोर्टिंग डिटेल्स ऐसे होने चाहिए कि ये प्रॉब्लम है क्यों, इसको आपने बताने की कोशिश करनी है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो है हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से एयर पोल्यूशन है, ट्रैफिक है, ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स है, ये कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। क्या आप जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स ऐड कर सकते हैं पाकिस्तान में जो अभी एग्जिस्ट करते हैं? कोई प्रॉब्लम्स जो आप ऐड कर सकते हो? सिर्फ एक एक प्रॉब्लम आपने ऐड करनी है, एक एक प्रॉब्लम आपने बतानी है, एक एक प्रॉब्लम सब बतानी है जो आपको लगता है कि अभी पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम नहीं है जनाब आकिब साहब। इन्फ्लेशन रेट जो है वो हाई इन्फ्लेशन इज अ प्रॉब्लम। लो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ग्रेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक ईमेल एक पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस पैराग्राफ को ध्यान से देखेगा, उसने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने की कोशिश की है। हम पहले वाले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद हम जो है वो कोशिश करते हैं। पहले वाला हमारा जो है वो ये पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, उसके बाद मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा, आपने मेरे इस क्वेश्चन को आंसर करना है कि इसके अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर राइटर यानी कि ये पैराग्राफ लिखने वाला पूछना क्या चाहता है। सो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि राइटर जो है वो पूछना क्या चाहता है, ऑब्वियसली आप मेन आइडिया को नहीं समझ सकेंगे। प्लस आप ये देखेंगे कि उसने मेन आइडिया पुट कहाँ पे किया है। याद रहे ये हम एक ऐसा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं जो कि प्रॉब्लम सोल्यूशन पैराग्राफ है। इसी पैराग्राफ की तरह की हम जो है वो जब CSS CMS में ऐसे लिखेंगे, इस तरह के पैराग्राफ लिखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि मेन आइडिया कहाँ पे है, हम देखेंगे कि ये पैराग्राफ डेवलप कैसे हुआ, हम ये चीजें समझने की कोशिश करेंगे थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो राइटर ने की और हमें भी करनी है, कौन सी चीजें हैं जो उसने की और हमने नहीं करनी। चलिए इसकी रीडिंग लेते हैं जी, प्लीज। Deforestation is a serious problem because forests and trees aren't just pretty to look at. They do an important job making the Earth's environment suitable for life. They clean the air, store water, preserve soil, and provide homes for animals. They also supply food, fuel, wood products, and paper products for humans. In the past 50 years, more than half of the world's rainforests have been destroyed. Today, the forests of the world are being cut down at a rate of 50 acres every minute. Scientists say that if deforestation continues, the world's climate may change, floods may become more common, and animals will die. थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स। पहला पैराग्राफ आपने देखा, ये पहले पैराग्राफ के बाद पहला क्वेश्चन मिला, मेन आइडिया। आपको क्या लगता है कि इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में राइटर बात करना चाह रहा है? तो एक प्रॉब्लम है जिसको वो बताना चाहता है और हमने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। तो वो प्रॉब्लम है क्या जिसके बारे में राइटर बात करना चाहता है? वेरी गुड, एक्सीलेंट तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आइडेंटिफाई किया कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो प्रॉब्लम है। मुझे ये बताइएगा कि क्या पहली लाइन जो है वो, पहली लाइन, क्या पहली लाइन में उसने इसको कामयाबी से बताया जो बात उसने यहाँ पे की कि जब आपने पैराग्राफ, प्रॉब्लम पैराग्राफ लिखना है, आपने डिस्क्राइब करना है एक प्रॉब्लम को। द टॉपिक सेंटेंस में जो पहले वाला जो सेंटेंस होगा उसके अंदर आपने ये बताना है कि ये प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो क्या उसने ये बताया डिफॉरेस्टेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, और उसकी वजह भी बताई, बिकॉज फॉरेस्ट एंड ट्रीज आर नॉट जस्ट प्रिटी टू लुक एट,
they do an important job making the earth environment suitable for life. So yes, so आप जब भी अगर आप साइबर सिक्योरिटी थ्रेट पे लिखेंगे तो आई एम श्योर कि आप लिखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इज राइजिंग इन पाकिस्तान बिकॉज technology is the order of the day. In this century, 21st century, it is doing all the important jobs. Okay, and it is inevitable for our life. तो हमें जब भी प्रॉब्लम अपने पैराग्राफ का आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का जो आगाज करना है, स्टार्ट करना है, पहले पैराग्राफ के अंदर हमें एक चीज नजर आनी चाहिए। वो जो प्रॉब्लम जिसमें हम बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नजर आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन जो है वो हमें पता चल रहा है कि उस प्रॉब्लम पे बात करें। ग्रेट हो गया जी। अच्छा जी, इसका टॉपिक सेंटेंस कहाँ पे है? इस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस कहाँ पे है? पहला वर्ड और आखिरी वर्ड बता देंगे मुझे कि सर ये जो है वो इसका टॉपिक सेंटेंस है। इस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो टॉपिक सेंटेंस कहाँ पे है। वो इज द टॉपिक सेंटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। वो इट इज वेरी गुड मुसद्दिक ताहिर, आपने अच्छे से कोशिश की फॉर लाइफ। टॉपिक सेंटेंस कहते किसको हैं? जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, उसके पहले वाला सेंटेंस जो होता है उस टॉपिक का एक थीम होता है, एक आइडिया होता है। यानी कि आप पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर जो बातें करने जा रहे हो उसकी एक ब्रीफ सा एक ऐसा एनालिसिस, एक ऐसा थीम आपने पहले पैराग्राफ में बताया कि बाकी सारे के सारे पैराग्राफ में उस टॉपिक सेंटेंस से हट के बात नहीं हो सकती। देख लो, अगर आपने जो है वो ये बात की, जो वर्ड जो चीजें आपने यहाँ पे यूज की, सारे के सारे पैराग्राफ के लिए जरूरी है कि वो इससे वापस रिलेट करें। अगर यहाँ पे कोहेरेंस नहीं है, अगर आपका बाकी पैराग्राफ आपके टॉपिक सेंटेंस में की गई बात को, क्लेम को सपोर्ट नहीं करता है, इसे कहते हैं कि आपके पेपर के अंदर कोहेरेंस नहीं है। आपका एग्जामिनर जब आपका पेपर पकड़ता है, चेक करता है, तो सबसे पहले पहला पैराग्राफ और एंड वाला पैराग्राफ पढ़ता है। वो पता है क्यों पढ़ता है? वो देखने के लिए कि जो थीसिस स्टेटमेंट और जो टॉपिक सेंटेंस आपने पहले पैराग्राफ में लिखा, क्या वही आपने ऐसे के एंड के अंदर बात की? इफ यस, ही कंटिन्यूज फर्दर मोर, वो पढ़ता है उससे आगे। इफ नॉट, ही स्किप्स योर पेपर एंड ही गोज अवे। तो द थिंग इज दैट आपने बिल्कुल इसको ठीक तरह से आइडेंटिफाई किया। हमें ये भी पता चल गया कि प्रॉब्लम सोल्यूशन पैराग्राफ और हर तरह के ऐसे में हमें टॉपिक सेंटेंस टॉप ऑफ द पैराग्राफ रखनी है। और ये टॉपिक सेंटेंस वो वाली टॉपिक सेंटेंस है जो हमारे पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर जो हम बात करते हैं ये उससे मुतल्लिक होगी। जिस तरह से एक थीसिस स्टेटमेंट पूरे ऐसे की बात करता है, एक टॉपिक स्टेटमेंट एक पूरे पैराग्राफ की बात करता है। और टॉपिक स्टेटमेंट का उसी पैराग्राफ के एंड वाली लाइन, यानी कि उसी पैराग्राफ के एंड पे जो लाइन है उसके साथ उसका हम आहंग होना, उसका लिंक होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, गौर से सुनिएगा। साइंटिस्ट से दैट इफ डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूज द वर्ल्ड क्लाइमेट में चेंज, फ्लड्स में बिकम मोर कॉमन एंड एनिमल्स विल डाई। क्या पहली लाइन टॉपिक सेंटेंस और एंड वाली कंक्लूजन के अंदर कोई लिंक मौजूद है? कुछ नजर आता है? क्या आपको लगता है जो पहली लाइन में उसने बताया, प्रॉब्लम बताई, एंड पे आके उसने उसी का जो है वो उसको कंक्लूड करने की कोशिश की है कि अगर हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करने की कोशिश की तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं? इफ डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूज तो ये हो जाएगा। यस, आगे बढ़ने से पहले मैं ये श्योर कर रहा हूँ कि अभी तक आपको तमाम चीजें पता चल गई। देखिए, अब हम जो है वो इसके अंदर कुछ सपोर्टिंग डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने कामयाबी से टॉपिक सेंटेंस को डाइसेक्ट कर लिया, समझ लिया कि टॉपिक सेंटेंस कहाँ पे आएगा। हमने ये भी समझ लिया कि टॉपिक सेंटेंस के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीजें आएंगी। अगर आर्ग्यूमेंटेटिव वे से लिख रहे हैं तो कौन सी चीज ऐसी है जो पहली लाइन में ही बताएगी कि ये एक प्रॉब्लम है, ये आप किस टॉपिक को लेके चल रहे हो, आप किस डोमेन में जाओगे। और एंड वाली लाइन जो है वो पहले यानी कि टॉपिक सेंटेंस से जो है वो लिंक होने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइएगा कि दरमियान वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक है, क्या लगता है बिला वजह रख दी होंगी या कोई ना कोई पैटर्न होगा कि उसने पैराग्राफ के दरमियान में लाइन जो है वो ये रखी? व्हाट डू यू फील कि कोई पैटर्न है? सिर्फ ये बता दें या रैंडमली जो उसके दिल में आया उसने लिख दिया? देयर इज अ पैटर्न, और ये पैटर्न जाना जाता है सपोर्टिंग डिटेल्स के नाम, सपोर्टिंग डिटेल्स के नाम से। अब इसमें डिटेल्स देखिएगा कौन कौन से हैं।
अगर आप गौर से देखें तो आपके पास जो है वो दैट ट्रीज क्लीन, क्या कहते हैं, क्लीन द एयर। अब ये सारी की सारी स्पोर्टिंग डिटेल्स हैं। स्टोर वाटर, प्रिजर्व आयल, प्रोवाइड होम्स फॉर एनिमल्स। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो स्पोर्टिंग डिटेल्स यहाँ पे दे दें। क्या मुमकिन है कि हम स्पोर्टिंग डिटेल्स को एंड पे दे सकते हैं? आपको क्या लगता है, क्या स्पोर्टिंग डिटेल्स को हम बिल्कुल जो है वो ऐसे कैंप पे दे सकते हैं? नो। और इसी तरह से हम कंक्लूजन को यहाँ पे नहीं दे सकते। इन तमाम चीजों का भी हमें पता चलता है। अच्छा जी, अब जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में हमने ये बातें की हैं। अब सेकंड पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इससे पहले के हम सेकंड पैराग्राफ की तरफ जाएं, मैं ये चाहूंगा कि इसको ध्यान से समझिएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो यकीनन आपको हैरान कर देंगी, इस पैराग्राफ में नहीं सीखने वाले हैं। गौर से समझेंगे, चीजें आसान रहेंगी। सो प्लीज हम जो है वो सेकंड पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। जी, इंस्टा पढ़िएगा। One solution to the problem of deforestation is to use less paper. If you use less paper, fewer trees will be cut for paper making. How can you use less paper? One answer is to reduce your paper use by using both sides of the paper when you photocopy, write a letter, or write an essay. A second answer is to reuse old paper when you can. Rather than using a new sheet of paper, the backs of old envelopes are perfect for shopping lists or phone messages. And when you write a rough draft of an essay, write it on the back of something else. A final answer is to recycle used paper products instead of throwing them away. Most schools, offices, and districts have some kind of recycling center. If you follow the trees RS reduce, reuse, and recycle, you can help save the world's forests. थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चन थे तो उसका तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ सेकंड पैराग्राफ, व्हाट इज द टॉपिक सेंटेंस। तो जी, क्या आंसर देना चाहेंगे? उसने आपसे पूछा है कि इसका मेन आइडिया क्या है और इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है। इसका टॉपिक सेंटेंस बताइए, पहले तो मेन आइडिया बताइए। दूसरा पैराग्राफ जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है? किसके बारे में बात कर रहा है जी दूसरा पैराग्राफ जो है वो? सोल्यूशंस के बारे में तो वो बात कर ही रहा है, लेकिन कुछ और बात कर रहा है। अगर आप उसे गौर से देखें, अगर आप कुछ गौर से देखने की कोशिश करें तो कुछ और बताना चाह रहा है वो। क्या है जी आपके बारे में? सोल्यूशन तो हमारे पास है ही है। अच्छा, यहाँ पे वो इंडिविजुअल्स की, इफ यू यूज लेस पेपर, इंडिविजुअल पे हिट कर रहा है। ठीक है, सो यस, सेकंड पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन and the writer is talking about the individual, how the individual can prevent deforestation. Okay, so अब मुझे ये बताइएगा कि इसके अंदर जो है इसका टॉपिक सेंटेंस कहाँ पे है? इसके अंदर जो है वो टॉपिक सेंटेंस कहाँ पे है? मेन आइडिया, वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। ओके, हमारे पास जो है वो मेन आइडिया इसका कहाँ पे है? एग्जैक्टली exactly, हमें जो है वो पहले जो है वो पैराग्राफ की पहली लाइनों में पता चल जाता है कि व्हाट ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहा है। यस, द फर्स्ट लाइन इज गोइंग टू बी द मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ। अच्छा जी, ये मुझे बताइएगा कि इज देयर अ कंक्लूडिंग सेंटेंस इन द फर्स्ट पैराग्राफ, इन द सेकंड पैराग्राफ? क्या दोनों के अंदर कोई कंक्लूडिंग सेंटेंस है? सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो है वो कोई कंक्लूडिंग सेंटेंस है? इज देयर एनी कंक्लूडिंग सेंटेंस? कंक्लूडिंग सेंटेंस है कोई इसके अंदर जो है वो आप फील करता है? यस, नो? ओके, ग्रेट। ग्रेट जी, जिन लोगों ने बताया कि इसके अंदर जो है वो कंक्लूडिंग सेंटेंस है, ग्रेट। मुझे अब कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा।
अगर मेरे पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस नहीं है और मैंने जनरली बात करना शुरू कर दी है स्पोर्टिंग डिटेल से, क्या मुझे एग्जामिनर उसके लिए कोई मार्क्स देगा? डू यू फील कि हम जो है वो टॉपिक सेंटेंस के बगैर आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। अगर मेरे पैराग्राफ के अंदर जो है कोई कंक्लूजन है तो क्या लगता है वो एक इफेक्टिव ऐसे है, इफेक्टिव पैराग्राफ है? नो। मुझे सपोर्टिंग डिटेल्स कौन सी यूज करनी है? क्या अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर मैं क्लाइमेट चेंज का थोड़ा सा रेफरेंस दे सकता हूँ? क्लाइमेट चेंज का रेफरेंस मैं दे सकता हूँ? क्या अगर मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ तो एजुकेशन की बात करते करते मैं पॉवर्टी की बात कर सकता हूँ, और पॉवर्टी के जो है वो कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी की रेशो क्या है, इस पर बात कर सकता हूँ? नो। तो हमें कुछ लिमिट्स अपनी सेट करनी होगी। हमें जरूरी है कि सी एस एस पी एम एस के अंदर जब भी हम काम करें, हमें एक दायरा बना लेना है और उस दायरे के अंदर रहना है। ऐसा नहीं कि हमें वाकईतन वहां पे पेपर में कोई दायरा ड्रा करना है, बल्कि हमें सिर्फ समझने की जरूरत है कि मेरी लिमिटेशंस यहाँ तक हैं और मैं यहाँ तक ही रहूंगा। सो अभी तक इन तमाम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमने बात की। हमें पता चल गया प्रॉब्लम पैराग्राफ क्या है, सोल्यूशन पैराग्राफ क्या है, टॉपिक सेंटेंस क्या है, टॉपिक सेंटेंस होता कौन सा है, कंक्लूजन क्या है, इनके दरमियान कोहेरेंस कहाँ पे होती है, सपोर्टिंग डिटेल्स को कैसे पुट करना है। इन तमाम की तमाम डिटेल्स को अभी तक हमने समझ लिया। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, एक स्टेप और चलते हैं। सो जी, हमें जब भी हम बात कर रहे होते हैं सोल्यूशन एंड प्रॉब्लम पैराग्राफ, लेकिन इससे पहले कि हम सोल्यूशन एंड प्रॉब्लम पैराग्राफ के अंदर इनकी डायकोटमी, इनकी इंटरनल जो है वो एनाटॉमी को समझने की कोशिश करें, एक चीज करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास जो है एक छोटा सा पेपर है, सीएसएस का 1982 का पेपर है, सीएसएस का 1982 का पेपर है जो मैं भी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इस पेपर में मुझे बताइएगा कि पहले वाला ऐसा, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। आपने आंसर करना है और आंसर अपने पास महफूज रखना है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, कौन सा ऐसे लगता है आपको? कौन सा ऐसे लगता है? आर्ग्यूमेंटेटिव है, परसुएसिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, लिटरेरी है, परसुएसिव है, रिफ्लेक्सिव है, कौन से वाला है? कोई आइडिया? गलत लिखा जा सकता है, जितनी मर्जी तुक्के लगाए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, आप इजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये ऐसे जो है वो कौन सा वाला ऐसे है? पहले वाला ऐसे है हमारे पास। इसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि पहला ऐसे कौन सा है। मैं आपको आज की क्लास में ये सिखाना चाहता हूँ कि आज के बाद आपको पता चले कि आपने अपने पेपर में आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को आइडेंटिफाई कैसे करना है, थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनानी है, पैराग्राफ कैसे लिखना है। तो इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड एक लिटरेरी ऐसे है, पीबी शैली का लिया गया एक ऐसे है। जानते हैं लिटरेरी ऐसे को सॉल्व कैसे करना? कोई बंदा इसको जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। जानते हैं कैसे अटेम्प्ट करना है लिटरेरी एसेस को? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि हमें लिटरेरी एसेस को समझना कैसे है, करना कैसे है, चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमें करना कैसे होता है। सो जी, मूव करते हैं दूसरे पेज पे। अच्छा जी, ये देखने की कोशिश कीजिएगा। अभी स्क्रीन आपके सामने मैं चेंज करता हूँ, पहला देखिएगा, ये मैंने अटेम्प्ट किया है। If winter comes, can spring be far behind? ये कोटेशन है जो मैंने बताया, पीबी शैले की पोएम जो है वो ओ टू वेस्ट विंड से ली गई है। अभी आपके सामने आ जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये ऐसे टॉपिक जो है वो एनालिसिस मांगता है, तो याद रखिएगा जब भी लिटरेरी ऐसे आ जाएगा आप उसे तब तक अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो अगर आपके पास एनालिसिस स्किल मौजूद नहीं है। मैं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आज सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना भी बता रहा हूँ कि कौन कौन से टूल्स होंगे तो ये ऐसे अटेम्प्ट होगा। लिटरेरी ऐसे अटेम्प्ट करना चाहते हो, एनालिसिस आना चाहिए, इंटरप्रिटेशन करनी आनी चाहिए। लिटरेरी एसेस को वही लोग जो है वो आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं जिन्होंने लिटरेचर को पढ़ रखा है, इंग्लिश लिटरेचर को। अगर आपका ताल्लुक इंग्लिश लिटरेचर से नहीं है तो आप लिटरेरी एनालिसिस कभी नहीं कर सकता हो। तो इसका क्या मतलब है कि सी एस एस पी एम एस जो है वो एग्जामिनर, उसने ये ऐसे जो है क्या सिर्फ उनके लिए डाला होता है कि जिन्होंने सी एस एस पी एम एस से पहले एम ए इंग्लिश या एम फिल इंग्लिश लिटरेचर किया हो? क्या ऐसा है?
व्हाट डू यू फील, क्या ऐसा है? नो, द आंसर इज नो। वो नहीं चाहता, वो नहीं जानता कि आपने किया या नहीं किया, लेकिन वो आपको कुछ कोटेशन, कुछ प्रोवर्ब्स ऐसी देगा, ऐसे टॉपिक्स देगा जो कि ऑर्डर ऑफ द डे हैं। पीबी शैले की ये कोटेशन जो है वो टाइम एंड अगेन यूज होती है। ये पोइम एक ऐसी पोइम है जो बार बार पढ़ी जाती है, तो इसका मतलब अगर आपको इसका नहीं पता तो आपका मुतालिया जो है वो वसी नहीं है। तो इस तरह के एसेस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या होगा, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। अब जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे इमेजरी की बात की, सिंबलिज्म की बात की, और ये इसकी एक थीसिस स्टेटमेंट है, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको आप देख लेंगे। अभी हम अपनी दूसरी एक्टिविटी पे चलते हैं। मुझे बताइएगा लिविंग डो, अच्छा बल्कि मुझे ये बताएं कि इसमें आपको आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे कौन सा वाला लगता है? एक टॉपिक बताएं जो आपको लगता है कि ये वाला आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, इसके ऊपर मैं जाऊंगा, ये यहाँ पे मुझे लगता है कि आर्ग्यूमेंटेटिव है, फिर हम उस पर बात करते हैं। व्हाट डू यू फील, कौन सा वाला ऐसे इसमें आर्ग्यूमेंटेटिव है? कौन सा वाला ऐसे आपको लगता है कि आर्ग्यूमेंटेटिव है? जैसे उसका नंबर लिख दीजिए। रोल ऑफ जक़ात, ठीक है, 4 नंबर है जी, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन इन पाकिस्तान। चलिए, नंबर 3 और नंबर 4 आपने बताया, देखते हैं कि इन एसेस की कौन सी टाइप है। नंबर 3, role of zakat in society building is a topic related to Islamic finance and philanthropy, making it, ठीक है, इंफॉर्मेटिव ऐसे। अब इंफॉर्मेटिव ऐसे का क्या मतलब है? एक ऐसे ऐसे है जिसमें आपने इंफॉर्म करना है। तो रोल ऑफ ज़कात में सोसाइटी बिल्डिंग में आप कौन से वाले आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हो? ठीक है, आप तो इंफॉर्म करोगे ना कि उसका रोल क्या है। तो जिन लोगों ने ये समझा कि ये एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे हैं, वो गलती था, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। हाँ, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन इन पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है? पहले मुझे ये बताओ कि क्या लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये वाला ऐसे, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन इन पाकिस्तान, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? यस, नो, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन इन पाकिस्तान, तो प्रॉब्लम लग रही है। इट मीन कि ये कौन सा वाला ऐसे होगा जिसमें किसी ना किसी प्रॉब्लम की तरफ इशारा है? कौन सा वाला ऐसे होगा? आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव। लेट्स सी कि ये कौन सा वाला ऐसे है, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन इन पाकिस्तान, जो कि हमारे पास है एनालिटिकल आर आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। तो ये हमारे पास ऐसा है। अब ये हमें ये पता चल गया, ठीक है। अब चलिए जी, एक और ऐसे देखते हैं। अच्छा, नंबर 5 पे मुझे बताइए, आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स प्रिजर्वेशन। आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ पाकिस्तान, आइडियोलॉजी जो होती है पाकिस्तान की, आपको क्या लगता है आइडियोलॉजी को, और आपने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, टू नेशन थ्योरी या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, क्या लगता है नंबर 5 के बारे में? आर्ग्यूमेंटेटिव, नंबर 5 भी आर्ग्यूमेंटेटिव है। आप देख रहे हैं कि कितने ऐसे जो है आपके पास आर्ग्यूमेंटेटिव है, ठीक है। अब मुझे लास्ट पे बताइए कि नंबर 6 के बारे में क्या ख्याल है? रेडिकेशन ऑफ करप्शन जो है वो, क्या लगता है? वेरी गुड, रेडिकेशन ऑफ करप्शन भी आपके पास आर्ग्यूमेंटेटिव है। ग्रेट। क्या अब आपको जो है वो अच्छा, अब ये मुझे बताएं, रोल ऑफ प्रेस इन थर्ड वर्ड, नंबर 8 पे क्या लगता है रोल ऑफ प्रेस इन थर्ड वर्ड क्या है? रोल ऑफ प्रेस इन थर्ड वर्ड, रोल ऑफ प्रेस इन थर्ड वर्ड, ये कौन सा वाला है जी? थर्ड वर्ड, रोल ऑफ प्रेस इन थर्ड वर्ड के बारे में बताना है पार्टिसिपेंट्स। रोल के ऊपर पहले हमने एक ऐसे के ऊपर बात की थी, वो इंफॉर्मेटिव है, जिसमें आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, वो हमारे पास जो है वो एक इंफॉर्मेटिव ऐसे है, ठीक है, इंफॉर्मेटिव ऐसे है। और इसी तरह से हमारे पास जो है वो, जब हम नंबर 9 पे बात करते हैं, तो हमें वो भी पता चलता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, एक्सपोजिटरी ऐसे है, जिसमें राइटर कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है। तो आई एम श्योर कि अभी तक आपको ये तमाम चीजें पता चल गई हैं कि किस ऐसे को आइडेंटिफाई करना है। और एक ऐसे आपने देखा कि जो कि एक से ज्यादा दफा आया हुआ है, और वो कौन सा वाला ऐसे है जो एक से ज्यादा दफा आपको देखने में मिला? वो आपके पास कौन सा था जो एक से ज्यादा दफा आया? आर्ग्यूमेंटेटिव। और आर्ग्यूमेंटेटिव को ही आपने अटेम्प्ट करना सीखना है। आर्ग्यूमेंटेटिव को अटेम्प्ट करने के लिए आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन पैराग्राफ लिखना आना चाहिए। और हमारे पास
ये वाले जो एसेज हैं, इनकी आपने थीसिस स्टेटमेंट जो है वो कोई से अपनी मर्जी से टॉपिक चूज करेंगे। आप अपने टॉपिक चूज करेंगे, टॉपिक 3 करना चाहें, 4 करना चाहें, व्हाट्सएवर जो आपको लगता है कि ये है आपके पास, इन टॉपिक्स को चूज करेंगे, इनकी थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे और बाद में इनको इनके साथ जरा मैच करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आपकी भी वही डायरेक्शन थी जिस डायरेक्शन में मैं गया, या आपने किसी और डायरेक्शन का इंतखाब किया। आपकी डायरेक्शन वही रही या आपने किसी और डायरेक्शन का इंतखाब किया। ये हमारे पास जो है वो पहला आज की हमारी डिस्कशन का हिस्सा था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है प्रॉब्लम सोल्यूशन पैराग्राफ के बारे में, किसी और चीज के बारे में, तो वो पूछा जा सकता है। इसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। इज एनी क्वेश्चन? ये सारी चीजें अभी तक जो है वो क्लियर है। और असाइनमेंट मैंने आपको बता दी, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आपने इन तमाम का यानी कि 1892 वाला हमारे पास ये जो पेपर है सीएसएस का, इसका क्या करना है जी, इसके आपने जो है वो थीसिस स्टेटमेंट मुझे बनाकर सबमिट करवानी है। ट्राई करेंगे इसको बनाने। अब हमारे पास अक्सर औकात जो है हम मीटिंग को उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करते हैं। अब अगली जो डिस्कशन है वो मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करने के बाद हम करते हैं। सो जी उसी लिंक से ज्वाइन करें, फिर हम बात करते हैं।